असफलता तो वह सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस अंक में हम डिस्कस करेंगे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत स्वतंत्र भारत में राजनीति नामक पुस्तक के तहत राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पर। यदि आप राजनीति विज्ञान के छात्र या छात्राएं हैं और आप राजनीति विज्ञान से लेक्चरर, सहायक अध्यापक अल्टी या हायर एजुकेशन से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप इस सत्र को धैर्य पूर्वक अंत तक अवश्य वॉच कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सीरीज को। पिछले अंक में हमने इस टॉपिक से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया था। यदि आपने अभी तक वह क्लिप नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे कमेंट सेक्शन और ऊपर आई बटन में पिन किया गया है। आप उसके लिंक पर क्लिक करके उसे वॉच कर सकते हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न पर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आप सत्र को बिना स्किप किए धैर्य और लगन के साथ अंत तक अवश्य वॉच कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, विलय के समय मणिपुर रियासत के राजा कौन थे? प्रश्न का सही उत्तर है महाराजा बोधचंद्र सिंह। आप जानते हैं जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ उस समय हमारे देश में ब्रिटिश इंडिया के अलावा 565 देसी रियासतें थी और इन रियासतों के सामने यह विकल्प रखा गया था कि या तो ये भारत संघ में सम्मिलित हो सकते हैं, पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकते हैं अथवा अपनी स्वतंत्र रियासत बना सकते हैं, यानी स्वतंत्र रह सकते हैं। और कई देसी रियासतें स्वेच्छा से भारत संघ में विलय हुए और उन्होंने भारत संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, परंतु 4 ऐसी देसी रियासतें थी जिनका भारत संघ में विलय करना कठिन था। उनमें से पहली रियासत थी हैदराबाद, दूसरी थी जूनागढ़, तीसरी थी मणिपुर और चौथी थी जम्मू और कश्मीर। तो मणिपुर रियासत का जब भारतीय संघ में विलय किया गया उस समय वहां के राजा महाराजा बोधचंद्र सिंह थे। ये आप ध्यान में रख लीजिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। आगे और हम डिस्कस करेंगे इसके संबंध में अच्छे से। यहाँ पर उसी से संबंधित अगला प्रश्न है, पूछा गया है मणिपुर रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कब कायम हुआ था? तो इसका उत्तर है 1948 में। जनमत के दबाव में महाराजा ने जून 1948 में मणिपुर में चुनाव करवाया था। तो मणिपुर रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ था 1948 में। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है संविधान द्वारा जब राजा को मान्यता दी जाती है। जैसे वर्तमान की बात करें तो ब्रिटेन इसका एक उदाहरण है जहां पर संवैधानिक राजतंत्र है, जहां एक संविधान होता है और संविधान में राजा को मान्यता प्रदान कर दी जाती है, उसे हम संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। तो मणिपुर रियासत में 1948 में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ क्योंकि वहां पर जनता का दबाव हुआ और जनमत के दबाव में राजा ने जून 1948 में मणिपुर में चुनाव करवाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत का वह पहला भाग कौन सा है जहां सर्वप्रथम सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए थे? तो इसका उत्तर भी मणिपुर है। तो मणिपुर भारत का वह पहला भाग है, पहला ऐसा राज्य है जहां सर्वप्रथम सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए थे। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब है एक निश्चित आयु प्राप्त करने के उपरांत सभी नागरिकों को लिंग, जाति, धर्म अथवा स्थान के आधार पर भेदभाव किए बिना मतदान यानी वोट देने का अधिकार प्रदान करना। जैसे कि भारत में 18 वर्ष की आयु जो प्राप्त कर लेते हैं उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त हो जाता है, इसे कहते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तो भारत का मणिपुर वह पहला भूभाग था
जहां सर्वप्रथम सार्वभौमिक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए थे। ये आप ध्यान में रख लीजिए। और यहाँ पर उस समय बोधचंद्र सिंह राजा थे। अगला प्रश्न है, मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश, जो कि भाषा के आधार पर बना, नाम से बनाने हेतु किसने आमरण अनशन किया? आप जानते हैं जो वर्तमान का आंध्र प्रदेश है, तो मद्रास प्रांत पहले उसे मद्रास कहते थे। तमिलनाडु आप जानते हैं, आंध्र प्रदेश आप जानते हैं। तो मद्रास प्रांत के जो तेलुगु भाषी इलाका था, जहां पर तेलुगु भाषा बोली जाती थी, इस तेलुगु भाषी इलाके को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम दिया गया आंध्र प्रदेश, जो कि भाषा के आधार पर गठित हुआ। भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया और भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था। तो इस राज्य को बनाने हेतु किसने वहां पर आमरण अनशन किया था? वह थे कांग्रेस के नेता और गांधीवादी कार्यकर्ता पोटी श्रीरामुलु। इन्होंने 56 दिनों का आमरण अनशन किया और 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य की पृथक मांग की। इनका मकसद था, इनका उद्देश्य था कि तेलुगु भाषी लोगों का एक अलग राज्य होना चाहिए, यानी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई और इन्होंने 56 दिन का आमरण अनशन किया। इसके उपरांत 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो उत्तर है आंध्र प्रदेश और यह बना था दिसंबर 1952 में। दिसंबर 1952 में ही श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी आमरण अनशन के उपरांत 56 दिनों के पश्चात। तो फिर यहाँ पर जन आक्रोश बढ़ने लगा, यानी लोग उग्र होने लगे, प्रदर्शन होने लगे, वहां पर जन आक्रोश बढ़ने लगा। परिणाम स्वरूप सरकार ने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया। तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। उसके बाद महाराष्ट्र बना, फिर गुजरात बना। इस प्रकार से फिर भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया? प्रश्न का सही उत्तर है 1953 में। जब 1952 में श्री रामुलु ने 56 दिन का आमरण अनशन किया और यह मांग रखी कि तेलुगु भाषी लोगों का एक अलग राज्य होना चाहिए, और जब 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई आमरण अनशन के उपरांत, तो सरकार दबाव में आ गई। वहां पर जन आक्रोश बढ़ने लगा, लोग उग्र होने लगे, प्रदर्शन होने लगे। परिणामस्वरूप सरकार ने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य बना दिया। इसके पश्चात 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। तो ये सन आप ध्यान में रख लीजिए, राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1953 में। इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना 1956 में। तो दो प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, एक है राज्य पुनर्गठन आयोग यानी एक है कमीशन, और दूसरा है अधिनियम यानी एक्ट। तो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में, जबकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था 1956 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम दोनों अलग अलग हैं, आप ध्यान में रख लीजिए। फिर अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर कितने राज्य वो केंद्र शासित प्रदेश बनाएगी? जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना, एक्ट बना, तो इस एक्ट के आधार पर कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? उत्तर है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, आप ध्यान में रख लीजिए। तो यही 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज हमने हल किए, परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं और आप इन्हें ध्यान में रख लीजिए।
यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कीजिए अपना एक बहुमूल्य फीडबैक देने के लिए। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।